1950 के बाद संविधान तो 49 में बना है। अक्सर यहाँ छात्र कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि मतलब यहाँ ट्रिक में फंस जाते हैं। पहले समझिए अनुच्छेद 5, 6, 7। अनुच्छेद 5 में क्या है, इसमें वर्णन है भारत का नागरिक कौन कौन होगा। 6 में क्या था, 6 में है कि 1 मार्च 1947 से, ठीक 1 मार्च 1947 से अगर कोई व्यक्ति इससे पहले 1 मार्च 1947 से पहले कोई व्यक्ति जो होगा, माफ कीजिए, यहां अनुच्छेद 6 में है कि 19 जुलाई 1948 तक, 19 जुलाई 1948 तक जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान आना चाहता है वो आ जाए, उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक, यहां स्पष्ट है 19 जुलाई 1948 तक। तो 19 जुलाई 1948 को उस समय एक अंतिम तिथि तय किया गया कि इस तिथि तक जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से आए हैं उनको भारत का नागरिकता मान जाए। अनुच्छेद 7, 6 में क्या है कि 19 जुलाई 1948 तक जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से वाले क्षेत्र से जो भी व्यक्ति भारत आया उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 7 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 7 में वर्णन है कि कोई व्यक्ति यदि 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद से या 1 मार्च 1947 से पाकिस्तान या अन्य देश, पाकिस्तान या अन्य देश में अगर गया है तो उनको और भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यदि वह पुनः भारत लौट करके आता है तो उसको क्या करना होगा, पंजीकरण। यानी कि ये उनके लिए है जो पहले भारत में था लेकिन ये क्या हुआ, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला गया। जब देश विभाजन हुआ ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र में चला गया, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं भारत ही अच्छा है, तो अगर वो पुनः वापस आएगा तो अब उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। 1 मार्च 1947 से पहले गया है तब तो ठीक है, लेकिन बाद में गया है, 1 मार्च 1947 से गया तब अब उसको नहीं माना जाएगा। अब जो वो दोबारा आएगा तो उसको पंजीकरण विधि को फॉलो करना होगा, उसको पंजीकरण विधि के द्वारा चलना होगा। यही चीज जो है इसमें किया गया है कि आप 1 मार्च 1947 के बाद का जो भी होगा उसको नागरिकता नहीं माना जाएगा। तो यहां पर क्या है क्वेश्चन देखिए, जिन्होंने 1 मार्च 1947 ईस्वी के बाद भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन किया, तो अब स्वाभाविक बात है कि जब 1 मार्च 1947 के बाद वह पाकिस्तान गया तो अब तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और अब जब भारत का नागरिक उसको नहीं माना जाएगा, अब वह 4 साल के बाद आता है तो उसको क्या होगा, उसको पंजीकरण करना होगा, यानी अपने आप तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगा। यही चीज कहा गया। उस समय एक और किया गया, जब देश आजाद हुआ तो चूंकि आजाद तो हम लोग 15 अगस्त 1947 को हुए, लेकिन हम लोग इसको लेकर चले डेडलाइन क्या, 1 मार्च 1947 को हम लोग शुरुआती रखे और इधर 19 जुलाई 1948 को रखे। 1 साल का टाइम दिया गया। इस चीज को हमेशा याद रखिए। बिगिनिंग पॉइंट क्या माना गया, 1 मार्च 1947, बिगिनिंग पॉइंट 1 मार्च 1947, और जो उसको लास्ट डेट दिया गया 19 जुलाई 1948। तो इस हिसाब से इसका जो जवाब है वह कौन होगा, तो ये पहला होगा, क्योंकि जो 1 मार्च 1947 को चला गया भारत से पाकिस्तान, तो अब क्या होगा, अब उसके बाद भी अगर गया 1 मार्च 1947 के बाद भी गया है तो अब उसको भारत का और उसको नागरिक माना ही नहीं जाएगा, अब नागरिक नहीं माना जाएगा, दोबारा आइएगा तो अब पंजीकरण लीजिए। यहां तक कि 48 से पहले भी आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 19 जुलाई 1948 किसके लिए रखा गया, जो पाकिस्तान से सीधे आया है, भारत से कोई पाकिस्तान गया फिर वो आया, उनके लिए नहीं है, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसको पंजीकरण कराना होगा। यह उनके लिए है जो सीधे तौर पे आया है। ऐसा क्यों है, इसमें बहुत लोग ये करते हैं, पाकिस्तान वाले को जो है दिया गया और जो भारत ऑलरेडी जो पहले भारत का था उन्हीं को नहीं दिया जा रहा। इसका कारण है सुरक्षा के लिए। अब कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया, वहां हो सकता है कि उसका कोई वहां पे उसको उसके नाम से कोई आ रहा है, दोबारा हो सकता है उसके परिवार को पूरा गायब कर दिया और कोई उसके नाम से आ रहा है। इसलिए इसमें पंजीकरण व्यवस्था रखा गया कि आप पहले पंजीकरण कीजिए, आपका जांच होगा, हमको लगेगा कि नहीं वही व्यक्ति है जो गया था तभी देंगे।
ऐसे में नहीं तो जासूसी का खतरा होता, जासूसों का बढ़ने का, यही, या फिर संपत्ति हड़पने का। अब कोई गया दोबारा आ गया, वह संपत्ति मांग रहा है कि संपत्ति मेरा था दीजिए। यही रीजन है कि इस चीज का किया गया। सेफ्टी के लिए भी कुछ कर सकते हैं कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ये विधि अपनाया कि जो पाकिस्तान से आएगा 19 जुलाई 1948 से पहले उसको माना जाएगा, लेकिन कोई भारतीय पाकिस्तान गया, अब वो फिर दोबारा आएगा तो उसको सीधा नागरिक नहीं मिलेगा, नागरिकता उसको सीधे ना दे करके उसको पहले पंजीकरण कराना होगा। विकल्प 1 में यही है। इस कारण से विकल्प 1 में, यानी कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 ईस्वी के बाद भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन किया और 4 वर्ष बाद लौटा, तो उसको अब भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता दूं कि गुरु मंत्रा विद्या संस्थान बिहार, जो कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा बीपीएससी 66 पीटी के लिए डेमो क्लास शुरू किया जा रहा है। बीपीएससी 66 पीटी, ध्यान रखिए, बीपीएससी 66 पीटी के लिए डेमो क्लास शुरू किया जा रहा है, जिनका परीक्षा 27 दिसंबर अभी आयोग के द्वारा बताया गया है। आगे बढ़ भी सकता, लेकिन हम लोग 27 दिसंबर ही लेकर के चले तो अच्छा है। इनके लिए हम लोग गुरु मंत्रा विद्या संस्थान बिहार द्वारा क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है। ये क्रैश कोर्स जो है 50 से 60 क्लास रखिए इसमें होंगे करीब, जहां 40 से 50 स्टूडेंट का बैच बनेगा। और ये क्लास जूम ऐप या गूगल मीट के माध्यम से दिया जाएगा, यानी क्लास के दौरान आप डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि क्लास के दौरान बच्चों के साथ डिस्कशन भी करें ताकि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो। ये 50 से 60 क्लास इसमें रखा गया, जिसमें जीएस और करंट, प्रीवियस ईयर सबका तैयारी कराया जाए। असल में हम लोग जो सेट जो कराएंगे प्रैक्टिस, वो तीनों को मिला करके चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर को भी मिला के चल रहे हैं, घटना चक्र को भी मिला के चल रहे हैं, और जो एक संभव है जो इन दोनों से हटकर है, जो आने का संभावना है, अन्य लेखक के जैसे कि एम लक्ष्मीकांत हुए या स्पेक्ट्रम, उनको भी लेकर के चल रहे, सबको मिला करके एक सेट बना रहे हैं। और फिर जो है करंट का अलग से कराया जाएगा, बिहार करंट का अलग से कराया जाएगा। ये 50 से 60 क्लास में करीब कराए जाएंगे, जिसमें आपका 4 से 5,000 क्वेश्चन तैयार कंप्लीट करा दिया जाएगा, जो कि कम से कम ऊपर भी जा सकता है। और ये 4 से 5,000 प्रश्न का प्रैक्टिस पीटी के लिए बहुत है। और हमारे यहाँ 4 से 5,000 प्रश्न का मतलब होता है आप 10,000 से ज्यादा प्रश्न का अभ्यास कर लिए। ये अब तक के क्लास में आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है ये कराए जाएंगे। और हमारा जो बैच है ये 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। एडमिशन शुरू है, आप लोग जो भी एडमिशन लेना चाहे ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो नोट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉलिंग नंबर है 82, कॉन्टैक्ट नंबर पहला नोट कीजिए 8210059115। ये हमारा पहला कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप कॉलिंग बात कर सकते हैं। और जो दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा व्हाट्सएप प्लस टेलीग्राम के लिए, आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम करना चाहते 9135904639। एक बार फिर से नोट कर ले 9135904639। आप इसमें भी अगर बात कर रहे तो इसमें ना कॉलिंग करना हो तो इसी में करें, 82 वाले में, इसमें कॉलिंग तुरंत बात होगी, इसमें मे बी लेट सो। हाँ, इसमें आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करते तो आपको मैसेजेस रिप्लाई तुरंत मिलेंगे। एडमिशन शुरू है, 10 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होंगे। क्रैश कोर्स है, 50 से 60 क्लास हम लोग कराएंगे आपको टोटल। और इसमें जीएस, करंट, प्रीवियस ईयर सबको मिला करके कराया जाएगा। आपका टोटल जो जीएस पार्ट है उसको कंप्लीट कराने का हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और आप लोग हमारे गूगल ऐप, जैसे कि बताए कि गूगल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे गूगल ऐप का नाम अभी जैसे हम बताए मिशन यूपीएससी एसपीएससी, मिशन यूपीएससी एसपीएससी और ब्रैकेट में गुरु मंत्रा। आप ये भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, बस ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में साइड में गुरु मंत्रा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। यहाँ ब्लॉग्स है, ब्लॉग्स में कई आपको मिलेंगे।
और यहाँ पर हमारे नोट्स भी अभी अपलोड किए गए, हालांकि अभी हम पूरा नोट्स अपलोड नहीं किए गए हैं। ये ऐप को 27 को अप्रूवल मिला ही है, 25 को हम लॉन्च किए थे और 27 को ही गूगल जो है इसको प्ले स्टोर में अप्रूवल दे दिया। ये जनरली इतनी जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन ये शायद इस बार लक अच्छा रहा कि मिल गया। तो यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे जो बीपीएससी के लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकते हैं। आप लोग इसे भी इंस्टॉल कर लें। और यहाँ पर भी बहुत जल्द आप लोगों को वीडियो क्लासेस मिलना शुरू होंगे। और यहाँ पर जनवरी से सिविल सर्विस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी, इनका पूरा तैयारी कराया जाएगा वीडियो, नोट्स, ब्लॉग्स के माध्यम से। अभी भी हम लोगों का जूम ऐप के माध्यम से मेंस क्लास चलती है, लेकिन अब चूंकि समय कम है तो अभी पीटी पर ही फोकस करना सभी को ज़्यादा अच्छा है। पीटी दे दीजिए, फिर आप मेंस क्लास के लिए उस पर फोकस कीजिए। अगला जो हमारा सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। सवाल एक बार फिर से सुन ले, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। भारत अगर अपने राज्य क्षेत्र में किसी क्षेत्र का विलय करता है तो उस क्षेत्र के सभी निवासी भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। पहला सवाल। दूसरा, पहला विकल्प ध्यान से सुन, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। भारत अगर अपने राज्य क्षेत्र में किसी क्षेत्र का विलय करता है, जैसे ये भारत हुआ, सपोज कीजिए ये नेपाल को विलय कर लिया, तो सवाल पूछ रहा है कि अगर भारत नेपाल को अपने में विलय कर लेता है तो क्या नेपाल के सभी निवासी को भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अस्थायी तौर पर भारत में 5 साल से अधिक निवास करता है तो उसे भारत का नागरिक स्वतः प्राप्त करने के योग्य होगा। दूसरा विकल्प कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है और वह अस्थायी तौर पे भारत में 5 साल से रह रहा है, वह भारतीय नहीं है, वह अमेरिकन है, लेकिन अस्थायी तौर पे भारत में रह रहा है जॉब के कारण, किसी भी कारण से, तो क्या उसको हो जाएगा। तो इसमें आप चलते हैं कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहा हुआ, उसको स्वतः प्राप्त करने के योग्य होगा। तीसरा विकल्प है यदि कोई अन्य देश का व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी होगी। चौथा है वंश के आधार पर नागरिकता, भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर है। पांचवा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इनका जो सही जवाब है वो है ख, यानी कि बाकी सब सत्य है, लेकिन ये जो ख है ये असत्य है। ये ख वाला भाग विकल्प ये असत्य है, बाकी सत्य है। क्योंकि ये बात सही है कि अगर भारत में कोई भी क्षेत्र विलय होता है, जैसे नेपाल अगर विलय होता है, तो वहां के नागरिकों को अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये स्वाभाविक है। कोई भी देश, पाकिस्तान भी होगा, बलूचिस्तान भी, कोई भी होता, अभी सपोज कीजिए पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाता है और वह भारत में शामिल होता है, तो वहां के नागरिकों को अपने आप नागरिकता मिल जाएगी। फिर दूसरा जो विकल्प है, कोई भी व्यक्ति अस्थायी तौर पर भारत में 5 साल से अधिक निवास करता है तो उसे भारत का नागरिक स्वतः होगा, ऐसा नहीं है। पंजीकरण के लिए भी 7 साल चाहिए और देशीकरण के लिए भी कम से कम 10 साल रहना पड़ता है वर्तमान में है। इसका हम आगे के सवालों में, जो अगला पार्ट होगा, वहां हम इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे कि नागरिकता की क्या विधि है। उस पर हम अच्छे से आप लोगों को चर्चा करके बताएंगे कि कब कौन सा अधिनियम में नागरिकता को लेकर के क्या शर्त बना, 55 में क्या बना, 87 में क्या बना, 2003 में क्या बना, 2019 में क्या बना, जो कि सबसे ज्यादा विवाद किया। वो हम अपना आगे के जो होंगे भाग होंगे वीडियो, उनमें करेंगे, आगे के वीडियो में करा देंगे आप लोगों को प्रैक्टिस। तीसरा जो है, यदि कोई अन्य देश का व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी होगी। बात सही है, या तो उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी होगी, और अगर नहीं छोड़ता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। चौथा जो है, वंश के आधार पर नागरिकता, भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर है। बात सही है, आपको 1935 के आधार पर है। इसके पर भी चर्चा हम आगे कर लेंगे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या हमारे ऐप से नोट डाउनलोड करेंगे हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था का, तो वहां पर आपको इसका वर्णन अच्छे से मिल जाएंगे। तो इनका जो सही जवाब है ख है। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड सबसे पहले किस देश में रहने वाले भारतीय नागरिक को देना शुरू किया गया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड है जिसको कि अब OCI कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया है।
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड को ही। तो इनको पूछा जा रहा है ये किस देश में रहने वाले नागरिक को सबसे पहले देना शुरू किया। विकल्प है पहला अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है नेपाल, चौथा श्रीलंका, पांचवा विकल्प यहाँ फिर मिस्टेक से छूट गए हैं, लेकिन सबको पता है पांचवा विकल्प तो तय है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, इसलिए आप पांचवा विकल्प वो मान के ही चलिए। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है अमेरिका। कब अमेरिका को सबसे पहले देना शुरू किया था? 1999 में। इसके बाद बाकी देशों को देना शुरू किया। इसमें एक कंडीशन था कि जो भारत के सीमावर्ती देश है, जो पड़ोसी देश है, जैसे चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इनको नहीं दिया जाता है। यहाँ पर पड़ोसी देशों के लिए नहीं दिया गया, ये उनको दिया गया जो पश्चिमी देशों में है, अमेरिका में है, दूर के देशों में है। तो यहाँ पर जो है ये 1999 में शुरू किया गया। 2015 में जब जो होते ओसीआई कार्ड जब शुरू हुए तो उनमें क्या हुआ कि इसको जो है उसी में बदल दिया गया है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में बदल दिया गया, PIO को, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को। ये क्यों बना इसका बहुत लंबा कहानी है, अगर उस पर चलेंगे तो अभी आधा घंटा लग जाएगा। कभी मेंस क्लास जब शुरू होगा तो उसमें बताएंगे विस्तार पूर्वक ये कार्ड क्यों शुरू किया गया, इनका क्या संबंध है भारत के। असल में ये अमेरिका के ही कारण शुरू किया गया था। अमेरिका से कुछ खास हम लोगों का अनबन हुआ, उसी के कारण शुरू हुआ था। किनके लिए शुरू किया गया था इन पर चर्चा करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। ये कभी मेंस क्लास में अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन्हें, सवाल है इनमें से किन्हें नागरिकता से संबंधित किसी भी तरह का कानून बनाने का अधिकार है? पहला विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है राज्य विधानमंडल, तीसरा है राज्य सरकार, चौथा संसद, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है, तो नागरिकता के ही बारे में वर्णन है। तो इनमें जो अनुच्छेद 11 है इनमें साफ साफ लिखा है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार से संसद को यह स्पष्ट कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ एक खड़ी नागरिकता कही जाती है कि हमारे यहाँ एक खड़ी नागरिकता है। तो इस वजह से इसका जो सही जवाब होगा ये घ होगा, संसद होगा। यानी कि भारत में नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार किसे है? किसी भी तरह का कानून बनाने का अधिकार तो वो संसद को है। न्यायपालिका इसका कानून बनाने के आधार का निरीक्षण कर सकती है, लेकिन बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो इसी के साथ हमारा जो डेमो क्लास का दूसरा भाग है वह कंप्लीट हो रहा है। मे भी हम तीसरा भाग लेकर के आए या नहीं भी आ सकते हैं डेमो क्लास का, क्योंकि अब क्रैश कोर्स का भी तैयारी करना है। सिर्फ डेमो क्लास देने से तो होगा नहीं, आगे क्रैश कोर्स का भी तैयारी करना है और समय ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। आप लोग को फिर से बता देता हूं कि 10 अक्टूबर 2020 से बीपीएससी 66 पीटी का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। यहाँ पर आपको जो होगा इस क्रैश कोर्स में 50 से 60 क्लास टोटल कराया जाएगा, जिसमें 40 से 50 स्टूडेंट का ग्रुप बनेगा। जूम ऐप या गूगल मीट के माध्यम से क्लास कराया जाएगा, यानी कि क्लास के दौरान आप डिस्कशन में भी भाग ले सकते हैं। इनके अलावा आपको जो है नोट्स वगैरह भी मिलेंगे हमारे। और जो स्टूडेंट क्लास लेने में समस्या है, किसी स्टूडेंट को समय नहीं है, तो उनको बता दें कि हमारा बीपीएससी व्हाट्सएप पीटी बैच भी चलता है। व्हाट्सएप पीटी बैच में इनका फी है 200 रुपया। यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, और प्रत्येक संडे को जो है शाम 8 बजे जो है, या जो भी टाइम डिसाइड किया जाएगा, जूम या गूगल मीट के माध्यम से आपको क्या होगा तो डिस्कशन क्लास कराया जाएगा। इसमें जूम या गूगल मीट के माध्यम से, यहाँ ध्यान रखना सिर्फ संडे को कराया जाएगा, सभी दिन नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ भी सभी दिन होगा, यहाँ सिर्फ संडे को कराया जाएगा। और जूम या गूगल मीट के माध्यम से इसमें जो भी कंफ्यूजन है आप पूछ करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यही जो है हम लोगों का बीपीएससी 66 के लिए वर्तमान में हम लोगों का यही अभी प्लानिंग है। मेंस का भी बैच चल रहा है, लेकिन ये जुलाई से चल रही है। अभी अब किसी नए स्टूडेंट को मेंस बैच ज्वाइन करना मेरे विचार से ठीक नहीं रहेगा, जब पीटी का समय कम है।
पहले पीटी क्योंकि संभवतः 27 दिसंबर को ही एग्जाम होने का, बढ़ जाए तो अलग बात है। तो पहले पीटी लेवल का कर लीजिए। अब नियम तो यही कहता है कि मेंस और पीटी का तैयारी एक साथ करना चाहिए, लेकिन अब समय रहा नहीं, तो पहले पीटी का तैयारी कर लीजिए, फिर आप मेंस के लिए लग जाइएगा। तो अब यही समाप्त करते हैं। जिनको भी कोई और कुछ पूछताछ करना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप पूछ सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। और हमारा गूगल ऐप का भी लिंक होगा, टेलीग्राम का भी एड्रेस होगा, जहां से कि आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। धन्यवाद सभी को।